इनसे मिलिए, ये प्रेम सिंह हैं। जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठा करते हैं। ये रामनाथ हैं। ये जंगल में अपने जानवरों को चराने ले जाते हैं। ये जानकी देवी हैं। वन में मौजूद जलावन के लिए सूखी लकड़ियां बीन कर लाती हैं। इन सब लोगों में एक बात सामान्य है, ये सभी ग्रामीण किसी न किसी रूप में जंगल पर आश्रित हैं। हिमाचल भूमि को देवभूमि कहा जाता है। मान्यता है कि देवी देवता वहीं विराजते हैं जहां प्रकृति का वास होता है। हिमाचल प्रदेश में पेड़ पौधों और प्राकृतिक जंगल की भरमार है, जो यहां निवास करने वाले अनुसूचित जनजातियों के लिए सदियों से आजीविका का स्रोत बनी हुई है। जनजातियों और वनों पर आश्रित समुदायों का जंगल के साथ अटूट रिश्ता होता है। हिमाचल की अधिकांश जनजातियां सुदूर वन में निवास करते हुए वहां मौजूद प्राकृतिक संसाधनों से गुजर बसर करती हैं। इसके अलावा कई ऐसे अन्य समुदाय भी हैं जो आजीविका के लिए वनों पर आश्रित हैं। वनों पर इनके इस उपयोग को कानूनी मान्यता देने के लिए भारत सरकार ने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट यानी वन अधिकार कानून 2006 में बनाया, ताकि वनों पर आश्रित इन समुदायों को अपने अधिकारों से वंचित न होना पड़े। वन अधिकार कानून का जो पूरा विषय है, इसमें एक्चुअली एक प्रोग्रेसिव कानून है और हिमाचल के लिए एक बहुत बड़ा रेलेवेंट कानून है। और इसका जो शॉर्ट फॉर्म हम बोलते हैं वन अधिकार कानून, ये अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों के मान्यता कानून 2006 है। जो रोजी रोटी कमा रहे हैं, जो लाइवलीहुड है हमारे लोगों के यहाँ पे, मैक्सिमम लोगों की लाइवलीहुड जो है वो ज़मीन के ऊपर जिंदा है, क्योंकि खेती बाड़ी वाली ज़मीन बहुत कम है हमारे पास। तो हम खेती बाड़ी के अलावा जो पूरा पशुपालन है हमारा पशुपालन के अलावा जो हमारा जो हॉर्टिकल्चर है दूसरा, वो फॉरेस्ट के आसपास जो है वो जुड़ा हुआ है। फॉरेस्ट के क्लाइमेट के एंगल से जुड़ा है, फॉरेस्ट के यूज़ को लेके जुड़ा है, फॉरेस्ट के एक्सेस को लेके जुड़ा है। वन अधिकार कानून एक दूरदर्शी कानून है जो वन समुदायों की आजीविका को सुरक्षित करने के अलावा इन्हें वन संरक्षण की जिम्मेदारी भी देता है। – 2008 में जम्मू कश्मीर को छोड़कर वन अधिकार कानून को पूरे देश में लागू किया गया। 2008 में ही हिमाचल प्रदेश में FRA को लागू तो किया गया, लेकिन इसे पूरे राज्य के बजाय केवल जनजातीय जिलों में ही लागू किया गया। 2012 में उच्च न्यायालय के आदेश के बाद इसे पूरे हिमाचल में लागू किया गया। आपको पता है हिमाचल प्रदेश में बर्फ पड़ती है, तो सीजनली इस एरिया को यूज़ करते हैं हम लोग, फॉरेस्ट को, पास्चर्स को, अल्पाइन पास्चर्स को। तो चाहे जितना मर्जी इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाए, जितना मर्जी हॉर्टिकल्चर आ जाए, हमारा जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट लाइवलीहुड है वो अभी तक भी वो एक इस्तेमाल में आ रही है, जिसको हम इंडिविजुअल रूप से भी यूज़ कर रहे हैं, कम्युनिटी रूप से भी यूज़ कर रहे हैं। इसमें दो कैटेगरी के लोग हैं, इसमें ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलर हैं और इसमें अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलर हैं। इसमें ट्राइबल वाली बात ही नहीं है। तो इसमें जो दो कैटेगरी के लोग हैं, जो बेसिकली ट्राइबल, जो शेड्यूल ट्राइब इसमें आते हैं कम्युनिटी में, वो आएंगे कैटेगरी नंबर 1 में, ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलर। और जो दूसरे हैं जो शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो जो है वो आएंगे अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलर कैटेगरीज में। उनको सिर्फ ये साबित करना है कि वो 3 जनरेशन से उस इलाके में रिजाइड करते हो, ऑक्यूपेशन नहीं, रेजिडेंसी जो है वो उनको दिखाई उनको प्रूव करनी है। डेवलपमेंट एक्टिविटी में जो इस कानून के दायरे में आएंगे वो 13 आइटम्स है जो सेक्शन 3(2) में आएंगी, कि जिसमें ये लिखा गया कि आपका स्कूल है, डिस्पेंसरी, आंगनबाड़ी है, वो 1 हेक्टेयर तक जो सरकारी यूज एजेंसी है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत है, वो इसको जो है वो एक प्रोसेस के तहत जो है वो ज़मीन को जो है वो जो है टाइटल जो है उनको ग्रांट मिलेगा। और उसमें ग्राम सभा की जो है वो सहमति जो है होना जरूरी है। और उसमें आपको जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है और जो कॉम्पनसेटरी फॉरेस्टेशन है वो नहीं करना है। सिर्फ खाली आपको 2
जो टाइम, अगर आप 10 पेड़ काट रहे हैं तो आपको 20 पेड़ लगा के देने हैं, वो आपको एक एफिडेविट जो है उसको देना है। हिमाचल प्रदेश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण इलाकों में वनों के करीब रहता है। वन अधिकार कानून ऐसे ही लोगों और समुदायों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया। असल में 2002 में इस कानून की मांग भी जनता के बीच से उठी थी। वन अधिकार कानून के प्रावधानों की वजह से ही आज शालिग्राम जैसे लोग निर्भीक होकर जंगलों में जाते हैं और अपनी आजीविका की जरूरतों को पूरा करते हैं। जब वन अधिकार कानून नहीं आया था तो मतलब हम लोग जो है भेड़ बकरियां लेके बड़मघाल तक जाते थे अपनी 84 धारों में। तो उस टाइम मतलब क्या होता था कि वन अधिकार कानून था नहीं, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले जो है हमें मतलब वो तार बाड़ लगा लेते थे, प्लांटेशन लगा देते थे अपने एरिया पे। तो मतलब हमें बहुत दिक्कत आती थी उसमें। कहीं अपनी मर्जी से प्लांटेशन कर देनी उन्होंने, किसी को पूछा नहीं जाता था। एक छांग भी करनी तो उसके लिए भी हमें जुर्माना भरना पड़ता था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले के पास। तो अभी वन अधिकार कानून जो आया हुआ है इसमें हमें मतलब अभी रोक टोक नहीं हो रही है। वन अधिकार कानून से हिमाचल की अनुसूचित जनजातियों और जंगल पे आश्रित दूसरे समुदायों को खूब लाभ पहुंच रहा है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं वन अधिकार कानून किसके लिए है और इससे कैसे फायदा उठाया जा सकता है। किसके लिए है वन अधिकार कानून? अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आने वाले वैसे लोग जो 13 दिसंबर 2005 से पहले अपनी आजीविका के लिए किसी भी वन भूमि का उपयोग करते आ रहे थे, तो वो इस कानून के अंतर्गत अपने अधिकार दर्ज करा सकते हैं। यदि आप अनुसूचित जनजाति से नहीं हैं, किसी अन्य समुदाय से हैं और 13 दिसंबर 2005 से पहले कम से कम 3 पीढ़ियों या 75 सालों से वन भूमि पर अपनी आजीविका के लिए आश्रित हैं, तो आप भी वन अधिकार कानून के अंतर्गत अपने अधिकारों का दावा कर सकते हैं। कोई भी आदमी 13 दिसंबर 2005 से पहले अगर जंगल की जमीन को इस्तेमाल करता है तो वो इसको जो है वो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर की कैटेगरी के हिसाब से अप्लाई कर सकता है। जो स्टूट ट्राइब है वो उसको 13 दिसंबर 2005 से पहले वो ट्राइबल का सर्टिफिकेट लगाना है और एक प्रक्रिया के तहत अप्लाई करना है। और जो अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर है उसको रेजिडेंसी सिर्फ 3 साल के जो वंशावली है उसको लगानी है उस परिवार की। अगर वो एक इलाके से 3 इलाके में 3 इलाके का लगा के उसको अप्लाई करना है, तो वो एक कैटेगरी जो है वो तहत इंडिविजुअल कैटेगरी के तहत अप्लाई कर सकते हैं। और कम्युनिटी एंगल से, कम्युनिटी राइट्स के एंगल से जो है फॉर्म बी है उसके तहत फॉर्म भरेगा और जो मैनेजमेंट वाला पार्ट है फॉर्म सी में भरेगा। अब बात करते हैं वन अधिकार कानून के तहत वन आश्रित समुदायों को किस तरह के अधिकार प्रदान किए गए हैं। FRA की धारा 3(1) के तहत किसी भी वन आश्रित समुदाय को 3 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। इसमें सबसे पहला है निजी दावे पेश करने का अधिकार। इसमें व्यक्तिगत उपयोग के लिए अधिकार शामिल है, जैसे खेती और रिहाइश का उपयोग। यह दावा फॉर्म क भर के FRC को जमा किया जाता है। दूसरा, सामुदायिक अधिकारों के लिए दावे पेश करना। वाजिब उल अर्ज में शामिल हक बर्तन के अधिकार, जैसे जलावन की लकड़ी लाने या घुमंतु पशुपालकों के अधिकार, जड़ी बूटी या अन्य लघु वन उपयोग के अधिकार इसमें शामिल हैं। यह दावा करने के लिए फॉर्म ख को भरा जाता है। और तीसरा अधिकार है परंपरागत सामुदायिक वन संसाधनों का प्रबंधन, सुरक्षा और पुनः उत्पादन का अधिकार। वन अधिकार कानून की धारा 3(2) में वन भूमि में 13 प्रकार की विकास परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव पारित करने का अधिकार ग्राम सभा के पास है, यदि वन भूमि का क्षेत्र 1 हेक्टेयर से कम हो और 75 से ज्यादा पेड़ न कटने वाले हों। फॉरेस्ट राइट एक्ट की इंप्लीमेंटेशन के बाद अगर कोई परिवार जो लघु वन उपज को जो इस्तेमाल कर रहा है, जिसको ये फॉरेस्ट वाले NTFE बोलते हैं, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, अब उस फॉरेस्ट प्रोड्यूस को जो है वो आपको निकालने का राइट तो मिलेगा, पर उसको राइट टू ओनरशिप के फॉर्म है जो सेक्शन 3(1)(c) है कि जितने माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, अभी जैसे मैं अपने खेत से अगर कोई घास निकाल रहा हूं तो वो अपने एक मालिक के रूप से निकाल रहा हूं, क्योंकि मैं उसको उस टाइम पे निकालूंगा जब वो मैच्योर हो जाएगा। अगर कोई क्रॉप ही है मैंने लगाई है, जिससे हमारा मेडिसिन प्लांट्स ही है, पूरी मेडिसिन प्लांट्स का जो है वो हमारा कंसेशन है और उसको राइट टू सेल नहीं है। राइट टू सेल किसको है? जिसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक्सपोर्ट परमिट देगा। अंडर दिस एक्ट ये ऑनरशिप राइट है।
तो जितनी जड़ी बूटियां हमारी निकल रही हैं उनको कलेक्शन करने का, उनको सेग्रीगेशन करने का उनका पूरा राइट्स है। और उसमें हमारे हिमाचल प्रदेश में आज की डेट में एक भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है। जितने फॉरेस्ट प्रोड्यूस हमारे होते हैं उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है। तो इसमें इसको बोला गया एफआरए में, अभी प्रधानमंत्री साहब की चिट्ठी आई थी कि जितने भी है उसको आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो डिक्लेयर किया जाए। वन अधिकार कानून यानी एफआरए लोगों को जमीन से जुड़े अधिकारों को सुनिश्चित करने का एक मौका देती है। इसके तहत आने वाले लोग वन अधिकारों पर दावे कर सकते हैं। इन दावों का पहला चरण एफआरसी यानी वन अधिकार समिति से शुरू होता है। वन अधिकार समिति, जिसे फॉरेस्ट राइट्स कमेटी भी कहा जाता है, इसका गठन गांवों में किया जाता है। कैसे होता है वन अधिकारों के दावों पर कार्रवाई की प्रक्रिया? समिति के गठन के बाद दावेदार वन अधिकार समिति या ग्राम सभा को अर्जी देंगे। इसके बाद वन अधिकार समिति अर्जी की जांच करेगी और ग्राम सभा को भेजेगी। ग्राम सभा प्रस्ताव पास करेगी और उपमंडल स्तर समिति को भेजेगी। उपमंडल स्तर समिति सभी प्रस्तावों को इकट्ठा कर उनकी जांच करेगी और विवादों की सुनवाई करेगी। उपमंडल स्तर समिति द्वारा तैयार किए गए दावों और दस्तावेजों पर जिला समिति अंतिम रूप से विचार करेगी तथा पट्टे जारी करेगी। जब से वन अधिकार कानून हिमाचल प्रदेश में लागू हुआ, तब से वन अधिकार समिति बनाने में काफी उत्साह दिखा है। 10 सालों के अंदर ही साल 2018 तक हिमाचल के अलग अलग गांवों में 17,534 वन अधिकार समितियों का गठन किया गया। ऐसा इसलिए भी संभव हुआ क्योंकि इसके लिए गांव-गांव में और वनों पर आश्रित समुदायों के बीच जागरूकता अभियान चलाया गया। उसके बाद ये जो हमें पटा मिला है अब, तब हम लोगों को जागृत कर रहे हैं। जैसे कि हम जड़ी बूटियाँ निकालते थे तो चोरी करके बेचते थे, अब पीछे से तो ले आते हैं, चलो कोई ये नहीं करता है। अब रास्ते में पकड़ रहे हैं तो ले जाते हैं। जब हम घर पे जाते हैं, घर पे जाने के बाद 2 नंबर में तो सारा माल जाता था। अब मतलब आने से मतलब फॉरेस्ट वाला भी नहीं बोलते हैं, उनको पता है कि उनको पट्टे मिल गए हैं तो इतनी ज़्यादा ये नहीं करते हैं। अब भेड़ बकरी के लिए आसानी हो गई। मेरा छोटा भाई एक भेड़ पाल का है, तो सर्दी को मतलब या तो मौसमी चराई होती है, 6 महीने के लिए जाते हैं, उसके बाद सर्दी को नीचे चले जाते हैं। डीसी द्वारा जो हमारे को जो पट्टे स्वीकृत हुए हैं, उसके बाद जो है हमने प्रबंधन कमेटी बनानी थी फोरोनी की, तो 8 पंचायतों में 28 कमेटियाँ और सब लोगों ने प्रबंधन कमेटियाँ बना चुके हैं। तो हम सोच रहे हैं कि इस साल 2021 में 2006 के एक्ट के मद्देनजर रखते हुए जो यहाँ जड़ी बूटियाँ अलग अलग प्रकार की जितनी भी होती हैं, तो हम सोचते हैं कि इस बार जो जड़ी बूटियाँ प्रबंधन कमेटी द्वारा ही बाज़ार में बेची जाए। वन अधिकार कानून नहीं था तो मतलब हम लोगों को मतलब जड़ी बूटियाँ निकालने में दिक्कत आती थी, तो मतलब निकाल नहीं सकते थे। जब निकाल ली मतलब तो फिर बेचने की दिक्कत आती थी, तो मतलब कभी हम अपने यूज़ करने के वास्ते भी ले आते थे तो उसको भी नहीं ले आने देते थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले। तो अभी जो वन अधिकार कानून आया हुआ है, इसमें हम लोग जड़ी बूटियाँ निकाल भी रहे हैं, तो मतलब भेड़ बकरियाँ लेके भी जा रहे हैं, तो मतलब जगह जगह अपनी 84 धारों में, तो मतलब हमें आसानी हो रही है इसमें, मतलब कोई दिक्कत नहीं आ रही है अभी। तो मतलब कभी अगर मतलब पूछ भी लिया किसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले ने, तो हमें जो पट्टा जारी हुआ है उसको दिखा देते हैं, तो मतलब हमें काफ़ी आसानी हो रही है इसमें। वन अधिकार कानून लोगों को जमीन से जुड़े अधिकारों को सुनिश्चित करने का अवसर प्रदान करता है और इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर हिमाचल के अनुसूचित जनजाति और वनों पर आश्रित रहने वाले दूसरे समुदाय फायदा उठा सकते हैं और पट्टा हासिल कर सकते हैं। जब हमने वन अधिकार कानून को संक्षिप्त रूप में पढ़ा और इसका जो था वो लोगों की रोजी रोटी से देखते हुए जब इस कानून को देखा, तो हमने देखा कि जब भी हम एज ए घुमंतु पशुपालक जब हम माइग्रेशन करते हैं तो हमारे घुमंतु पशुपालकों को बहुत सारी दिक्कतें आती है। 2006 का एक्ट का मद्देनजर रखते हुए हमारे साथ में प्रोजेक्ट भी है कि हाइड्रो पावर का, तो उसमें 2010-11 से शुरुआत हुई प्रोजेक्ट की। तो उस टाइम पूरा विलेज जो है मुल्तान में लैंड लूजर भी था, लेकिन उन लोगों ने हमारा लैंड लूजर होते भी हमारे को रोज़गार का साधन पूरा नहीं दिया। तो उस 2010, 11, 12 और 13 तक तो 6-7 लोगों के रोज़गार दिया था प्रोजेक्ट ने। 2006 एक्ट नहीं होता तो आज जैसे 22 लोगों को, हर घर के लोगों को रोज़गार मिला,
तो समझ लो किसी को भी रोज़गार नहीं मिलना था। सब लोग समझ लो एक जैसे गटर में पड़ते हैं वैसे लंबे पड़ जाने थे। अब 2006 के एक्ट को मद्देनजर रखते हुए हमारे को इंसाफ मिला। वन अधिकार कानून जो है ये एक मतलब कानूनी हक देता है कि माइग्रेशन में आप अपने ज़िला के अंदर जो है, अपने राज्य के अंदर जो है वह माइग्रेट करते हैं तो आपके अधिकार जो हैं वो सुरक्षित किए जाते हैं। और जिस जिस इलाके में जिस जिस तरह की भी विकास की गतिविधियां आती है तो वहाँ पे आपके अधिकारों को सुरक्षित किया जाता है। हिमाचल में वन अधिकार कानून लागू होने के बाद से अनुसूचित जनजाति और घुमंतू पशुपालकों जैसे वनों पर आश्रित रहने वाले दूसरे समुदायों को दोहरा फायदा मिला है। एक तरफ इससे वन के संरक्षण में फायदा हुआ है तो दूसरी तरफ ये समुदाय अपने वन अधिकारों का लाभ उठाकर जंगलों से आजीविका आसानी से चला सकते हैं। वन अधिकार कानून बहुत जरूरी है क्योंकि हमें जितनी हमारी जो ज़मीन है, अपनी ज़मीन है, जो मालिकानी ज़मीन है हमारी, उसमें हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। तो मतलब ये तो हमारी फैक्ट्री की तरह है। मतलब जो हमारे जंगल है, ज़मीन मतलब जंगल ज़मीन है, जल जीवन पे ही हम लोग जिंदा है। तो मतलब ये हमारी फैक्ट्री की तरह है, पूरी फैक्ट्री है। मतलब जंगल में भेड़ बकरियाँ लेके भी जाते हैं तब भी फैक्ट्री है। तो मतलब हम जड़ी बूटियाँ निकालने जाते हैं तब भी हमारे लिए फैक्ट्री है। तो मतलब इसमें चलो पढ़ा लिखा इंसान तो मतलब हर कोई पढ़ा लिखा नहीं होता है। घर में 4 लड़के होंगे तो 2 पढ़े होंगे, 2 तो अनपढ़ भी रह जाते। तो मतलब हम लोग जंगल में ही जाएंगे तो मतलब जंगल से हम जड़ी बूटियाँ निकालेंगे तो मतलब इसमें बहुत फ़ायदा है। हमें तो छत के लिए लकड़ी चाहिए, जलाने के लिए लकड़ी चाहिए, कोई मरने के लिए लकड़ी चाहिए, ब्याह शादी के लिए लकड़ी चाहिए। अब गैस तो हम यूज़ नहीं कर सकते, कई मंदिरों में जाने के लिए लकड़ी चाहिए। तो ये चीज़ें बल्कि हमें अभी मिली नहीं है। तो मतलब ये ज़रूरी है, जुड़ना इसमें बहुत ज़रूरी है। तो वन अधिकार कानून में अगर हम लोगों को जो है वो वन अधिकारों की मान्यता का पट्टा मिलता है तो उससे जो है वो जंगल की ज़मीन, जो सामूहिक ज़मीन है आजकल, जो कॉमन लैंड है, जिसके ऊपर जो है वो लोगों ने अपनी जिम्मेवारियां लगभग जो है वो धीरे धीरे छोड़ दी है। तो अगर हम लोगों को ये अधिकार मिलता है तो वो सुरक्षित रहेंगी। चराई की जगहें चराई के लिए सुरक्षित रहेंगी, जहाँ लोगों के डेरे के पड़ाव थे वो पड़ाव के लिए सुरक्षित रहेंगी। और जहाँ पे भी कई स्कीमें आती है तो उनमें उन पशुपालकों को जो है उनकी राय लेके, उनकी सहमति लेके जो है वो उनके अनुसार अगर स्कीमें बनाई जाएं तो ये व्यवसाय जो है वो भविष्य के लिए भी सुरक्षित रहेगा और लोगों के अपने व्यवसाय भी चलते रहेंगे। और इस प्रकृति को भी, इस घुमंतू पशुपालन की बहुत सारी ज़रूरत है। सदियों से वन और उसके ऊपर आश्रित रहने वाले लोगों ने एक दूसरे को मजबूती दी है। एक तरफ जनजातीय समुदाय की सजगता ने वनों के संरक्षण में बड़ी भूमिका निभाई है तो दूसरी तरफ वनों ने भी इनके जीवन के हर एक पहलू, उनकी संस्कृति, रीति रिवाज, धार्मिक मान्यताओं को भी प्रभावित किया है। बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक वन अधिकार कानून से हिमाचल के अनुसूचित जनजाति और वनों पर आश्रित समुदायों के चेहरों पर मुस्कान लौटी है।